तो दोस्तों, अब तक इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछले 2 चैप्टर्स के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल आज का चैप्टर हम लोग का मनी पे डिपेंड करता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture, we are going to cover a new and interesting chapter that is money and credit. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और हमारी बुक का सबसे पहला टॉपिक आता है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है। मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो देखो, जो पहले वाले भैया हैं, इन्होंने बोला ज़िंदगी भर तो आइसक्रीम खा लिया, लेकिन अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इनको बुक्स चाहिए। और जो दूसरे वाले भाई साहब हैं, इन्होंने बोला ज़िंदगी भर बहुत बचपना दिखा दिए, बहुत बॉल से खेल लिया, लेकिन अब थोड़ा आइसक्रीम खा लेते, तो इसलिए इनको आइसक्रीम चाहिए। और जो तीसरे वाले भाई साहब हैं, ये बोले कि मैं तो फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे माइक की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मुझे बॉल्स दे दो। तो देख सकते हो ये तीनों एक अजीब सिचुएशन में फंस चुके हैं। जिस चीज़ को ये एक्सचेंज करना चाहते हैं वो एक इनकी माइक की वजह से फंस चुकी है। तो इसीलिए जो इनका एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। इसे हम लोग कहते हैं डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब इसको सॉल्व करता है हमारा मनी। तो ये मनी कैसे सॉल्व करता है और कैसे कैसे हम लोग मनी से इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, वो अब हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस टॉपिक का नाम पढ़ा, तो उससे हम लोग को लग रहा है कि हाँ, इसमें कुछ मनी की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि मनी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर ऐसा लग रहा है तो गुड, एकदम गुड, यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो चलो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें जो हम लोग की बुक है उसमें मनी की एक डेफिनेशन लिखी गई है। वैसे इसकी डेफिनेशन तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग की बुक में थोड़ा अलग अंदाज में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। इसमें पहले ही शब्द में मनी की गजब बेइज्जती की गई है। तो मनी की बेइज्जती करते हुए हम लोग की इकोनॉमिक्स की बुक कहती है कि मनी बस एक कागज़ का टुकड़ा है। लो भाई, हद है। कोई बात नहीं, मनी एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि एक्सचेंज के प्रोसेस में एज अ मीडियम वर्क करता है। बस इतनी सी डेफिनेशन है। आई होप कि आपको याद हो जाएगी, एट द टाइम आपको याद हो जाएगी। काफ़ी छोटी सी डेफिनेशन है। फिलहाल आजकल तो हम लोग को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर याद करने को होते हैं, लेकिन फिर भी ये वाली डेफिनेशन आई होप कि आपने अभी ही याद कर लिया होगा। तो गुड। तो अब देखो, दूसरे वाले पॉइंट पे जो चीज़ लिखा गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम होती है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसको ये सॉल्व करता है। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करता है। जैसे अगर इन तीनों भाइयों के पास अगर पैसा होता, तो जो पहले वाले भाई साहब हैं ये पैसे से बुक खरीद लेते, जो दूसरे वाले अंकल हैं वो पैसे से आइसक्रीम खरीद लेते ऑफ कोर्स, और ये जो तीसरा वाला भाई है ये पैसे से जाके बॉल्स खरीद लेता। बस इन लोग की प्रॉब्लम ही सॉल्व। अब क्या ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मनी को ही हम लोग क्यों एज अ मीडियम चूज़ कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो उसका भी कुछ जवाब यहाँ पे दिया गया है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 3 पॉइंट है। ये दूसरा स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए जूम नहीं हो पा रहा है इसमें। आई डोंट नो क्यों नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया कि हम लोग मनी को ही मीडियम के रूप में क्यों चूज़ करते हैं। तो मनी जो है ना, इसको हम लोग मीडियम के रूप में इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि जो मनी है इसको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, और मनी को डायरेक्ट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। और अकॉर्डिंग टू लॉ कि अगर हम लोग किसी को मनी दे रहे हैं तो वो इनकार भी नहीं कर सकता कि मुझे कैश नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपको पिछला वाला टॉपिक समझ में आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं कि अब हम लोग पैसों को बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं। इसको अपनी घर की तिजोरी में या फिर घर के पीछे वाले आंगन में गाड़ के ज़मीन के अंदर क्यों नहीं रखते। तो वही सारी चीज़ें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, अब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट क्यों करते हैं, इसका 4 मेन रीज़न है। और बेसिकली क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। तो आप लोग इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन लिख सकते हो, 3 पॉइंट लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। सॉरी। तो बेसिकली आप लोग ये चारों याद कर लेना। अगर ऐसा कर रहे हो आप लोग कि 3 याद कर रहे हो, तो फिर एग्ज़ाम में 2 याद रहेंगे और लिखोगे 1 और नंबर 0 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि हम लोग मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा के लिए मतलब बैंक में ही चला गया। तो उसको हम लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी बैंक में से निकाल सकते हैं।
और दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी बैंक में जितने भी पैसे सब सेफ होते हैं। और साथ ही साथ बैंक में जो हमने पैसा जमा किया, जो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, उस पर एक इंटरेस्ट भी रहता है। और इंटरेस्ट के साथ साथ वो बैंक में जो भी पैसा था उस पर इंटरेस्ट लगते लगते बैंक का जो पैसा हमने डिपॉजिट किया वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। और तीसरी चीज़, बैंक हमें चेक प्रोवाइड करता है। चेक क्या होता है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। चेक में अमाउंट लिखा जाता है कुछ भी, और वो अमाउंट अगर हम बैंक में दे देते हैं तो बैंक वो पैसा हमें विड्रॉ करके दे देता है। लेकिन एक कंडीशन है कि चेक में उतना अमाउंट नहीं लिखना है जितना तुम्हारे बैंक में है ही नहीं तो वो चेक बाउंस हो जाता है, वो दूसरी कहानी है। तो अब जो ऐसा डिपॉजिट हम लोग बैंक में कर रहे हैं इसका दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग प्यार से डिमांड डिपॉजिट बुलाते हैं। सो गाइज, जैसा कि हमने चैप्टर के नाम में देखा कि इस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज क्रेडिट। सो गाइज, क्रेडिट इज बेसिकली अ लोन प्रोवाइडेड बाय आवर बैंक्स। तो जो लोन होता है जो हमारे बैंक हमें प्रोवाइड कराता है उसे हम लोग क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अरे यार, यही सारी दिक्कत है ना। तो चलो अब ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें हमें इमेज के थ्रू एक बेसिकली इसको आप डायग्राम कह सकते हो, इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी जो कि इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, एज यू कैन सी कि जो कुछ लोग होते हैं, ये रहे हमारे कुछ लोग, इन्होंने पैसा किया डिपॉजिट बैंक में। अब ऐसा तो नहीं है कि बैंक वाले इनका पैसा देखते रहेंगे दिन भर, तो ये लोग इनका पैसा मतलब बोरोवर्स को दे देते हैं एज अ लोन। अब ये जो बोरोवर्स लोग हैं ये लोग उस पैसे का यूज़ करते हैं और फिर उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देते हैं। अब जो बैंक है उसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया, अब ये पैसा ये जो डिपॉजिटर्स थे इन लोग को वापस दे देती है और उसमें से थोड़ा पैसा अपने लिए बचा लेती है। अब उन लोग को, ये जो डिपॉजिटर्स हैं इन लोग को इनका पैसा तो मिला ही, साथ ही साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल गया जो बोरोवर्स लोग दिए थे, उसमें से थोड़ा सा इंटरेस्ट इन लोग को मिल जाता है और ये भी खुश, ये भी खुश। इसी तरह बैंक का धंधा चल रहा होता है। आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे क्रेडिट की। तो देखो, मैं इसलिए ज़्यादातर पूछ रहा हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इधर थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं हर लाइन में ही ऐसा पूछूंगा, तो बस मैं श्योर करने के लिए पूछ रहा हूँ कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो अब हम लोग क्रेडिट की कुछ बात करने वाले हैं। क्रेडिट का यूज़ क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन। मतलब जब कभी भी लोन की बात की जाए जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती, हमें कहीं और से लोन मिल रहा होता है, तो उसको भी हम लोग क्रेडिट ही मानते हैं। अब जो क्रेडिट होता है वो लेंडर हमें सप्लाई करती है, और ये जो लेंडर होता है वो ज़्यादातर हमें मनी के फॉर्मेट में क्रेडिट मिलता है हम लोग को ज़्यादातर। और जो बोरोवर्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ हम आप लोग का पैसा फ्यूचर में वापस से रिटर्न कर देंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये होता है, ऐसे चल रहा होता है इन लोग का धंधा। जो लेंडर है फॉर एग्जांपल में जो होते हैं वो पैसा मतलब बोरोवर्स को दे देते हैं, और बोरोवर्स कुछ समय बाद जब उनका यूज़ हो जाता है पैसे का तो वो पैसा वापस से रिटर्न कर देते हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ इंटरेस्ट भी लग जाता है, तो वो इंटरेस्ट भी वापस से लौटा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स टू मैक्स 10% इंटरेस्ट लगा होगा, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बस। तो देखो, अब जो क्रेडिट है उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब ऐसे तो है नहीं कोई भी राह चलते इंसान को तुम लोग ऐसे दे दोगे, हाँ लो भाई तुम लो मेरे 1 करोड़ रुपए और जो करना है कर लो, और 1 महीने बाद मुझे 1 करोड़ वापस लौटा देना, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है कि किन लोग को क्रेडिट मिलता है, मतलब किन लोग को लोन मिलता है। तो वही अब हम लोग देखने वाले हैं किन लोग को लोन मिलता है। तो बेसिकली लोन उन लोग को दिया जाता है जिन लोग के पास कोलेटरल हो। कोलेटरल मतलब गिरवी कह सकते हो हिंदी में। तो कुछ चीज़ मतलब जैसे कोई भी मनी लेंडर है, ज़मींदार है, वो अगर तुमको पैसा दे रहा है तो वो कुछ चीज़ें तुमसे गिरवी रखेगा। इन केस अगर तुम पैसा वापस करने में कुछ तुम्हारे साथ असुविधा हो पा रही है और तुम पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे उस केस को क्या कहते हैं। बस पहले ऐसा एज्यूम करो कि कोई इंसान है जिसने मनी लेंडर से पैसा लिया और फिर वो फंस गया, वो पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में वो क्या करेगा। तो उस केस में तो मनी लेंडर भी गया और वो इंसान भी गया। तो यही इसी चीज़ को मतलब ओवरकम करने के लिए एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कोलेटरल। तो कोलेटरल बेसिकली कोई भी चीज़ होती है उसको हम लोग गिरवी रख देते हैं, तो मनी लेंडर हमें पैसा दे देता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल।
तो जब कभी भी ऐसा केस होता है कि पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो मनी लेंडर जो गिरवी रखी हुई चीज़ है उसको लेके चला जाता है, उसका काम हो गया। तो आई होप कि ये भी चीज़ थोड़ा ठीक लगा होगा आपको, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाया हूँ। अब जैसे देख सकते हो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती है कि जो मनी लेंडर है वो साथ ही साथ इंटरेस्ट भी लेता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरेस्ट तो बेसिक है, फंडामेंटल है, इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा किसी भी चीज़ पे। और मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे पे करना चाहते हो वापस से। और दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया जाता है इस चीज़ पे। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहीं इतना ही था बस इस टॉपिक में। फिलहाल अब हम लोग रोल ऑफ आरबीआई, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिवर्स बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, तो ये जो नाम है ये हमने सुना नहीं है, ये हमने कहीं पढ़ा है। और ये हम लोग पढ़ते हैं जो 100 का नोट होता है ना उसके ऊपर। और वैसे बेसिकली ये 100 के नोट में नहीं, हर नोट में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर लिखा होता है। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही है जो मनी को सुपरवाइज करता है। तो अब ये ही मतलब आरबीआई का रोल क्या है, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कि आरबीआई की वर्किंग क्या क्या होती है। तो पहला पॉइंट, 5 मार्क्स को क्वेश्चन आता है इसलिए 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो हर मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट आप लोग लिखोगे एग्जाम में। तो देखो आरबीआई की वर्किंग क्या क्या होती है। आरबीआई सुपरवाइज करता है जो फॉर्मल लोन्स होते हैं, फॉर्मल लोन्स, इन सब की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है आरबीआई। फॉर्मल लोन्स क्या क्या होते हैं ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट ये है इसका कि आरबीआई मॉनिटर करता है कि बैंक में कुछ ना कुछ कैश बैलेंस हो। अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग डिपॉजिटर्स आए और उन्होंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक जो है पूरा का पूरा पैसा लोन वालों को मतलब बोरोवर्स को दे देती है और बैंक के पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कर सकती है। और यही सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है हमारा आरबीआई। सॉरी यार ये पता नहीं कभी कभी, तो इन्हीं सब चीज़ों को आरबीआई मॉनिटर करता है। आई होप कि ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया कि आरबीआई किस चीज़ को मॉनिटर करता है, आरबीआई कैश बैलेंस को भी मॉनिटर करता है, जो कि मिनिमम कैश बैलेंस होना चाहिए बैंक में। अब अगर बैंक पूरा कंगाल हो जाएगा तो मान लो कोई डिपॉजिटर आ गया और बोला कि मुझे मनी की मुझे अर्जेंट आवश्यकता है और मुझे अभी चाहिए मनी, तो बैंक वाले तो बस ऐसा ठेंगा दिखा देंगे कि नहीं मेरे पास कुछ भी। तो ये इस केस के लिए उन लोग के पास मिनिमम कैश बैलेंस होना चाहिए, जो कि आरबीआई सजेस्ट भी करता है बैंक्स को। और ये जो तीसरा वाला पॉइंट है इससे तो हम लोग भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि आरबीआई ही वो व्यक्ति है जो कि नोट्स बनाता है। तो अब मैं तो यार जान चुका हूँ कितने लोग चाहेंगे कि आज से मैं तो आरबीआई के लिए ही प्रिपेयर करूँगा। तो तुम लोग जाओगे, जैसे ही तुम लोग अगर आरबीआई बन गए फिर उसके बाद क्या, उसके बाद खुद के लिए नोट्स बनाओ फिर। मतलब चलो ऐसा कुछ होता नहीं, उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एक दिन में कितना नोट्स बनता है। तो वो सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये चैप्टर हम लोग का मनी एंड क्रेडिट है, तो इस चैप्टर से ना भटकते हुए इस चैप्टर में देखते क्या क्या है। अब जो है ना आरबीआई ये सारी चीज़ें भी देखता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि बैंक केवल जो रिच क्लास के मेंबर्स हैं केवल उन्हीं को लोन पे लोन देते जा रही है। मतलब अगर उस इंसान को लोन भी नहीं लेना है तब भी ज़बरदस्ती का सर ये वाला लोन ले लो, तो ऐसा तो नहीं ना कर रही है आरबीआई बैंक। तो आरबीआई ये सारी चीज़ें भी नोटिस करता है कि बैंक मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोग को भी लोन मिल रहा है कि नहीं बराबर से, ये सारी चीज़ें भी आरबीआई चेक करता है। अब तुम लोग बैंक वाली स्थिति तो जान ही रहे हो, जैसा कि मैं अगर नीरव मोदी का ही केस ले लूँ तो उन लोग को तो क्या करते हैं बैंक वाले कि सर आपके पास तो बहुत पैसा है, थोड़ा ये वाला लोन ले लो, थोड़ा ये वाला लोन ले लो, थोड़ा ये वाला लोन ले लो। तो ऐसे करते करते पूरा एकदम, तो नीरव मोदी भी बोला जब इतना सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर क्या करना है, तो समझ ही रहे होगे। अब ये रहा 5वां और फाइनल पॉइंट, इसमें क्या लिखा है। यही सारी जो दिक्कतें हैं इन्हीं सबको ओवरकम करने के लिए जो बैंक होता है उसे हर पीरियड पे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आरबीआई को देनी पड़ती है। और इन्फॉर्मेशन में ये सब चीज़ें होती है कि बैंक ने कितना लोन किसको दिया, कितने इंटरेस्ट पे वो लोन दिया, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है ये सब बैंक जो है आरबीआई को देती है।
तो चलिए इसी के साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आप लोग कर ही लोगे, अब तो ईजी हो गया ये क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फॉर्मल लोन्स, तो ये फॉर्मल लोन्स और इनफॉर्मल लोन्स क्या क्या होते हैं, तो ये वही सारी चीज़ें। अगर अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो जैसा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में था, तो ये दूसरी चीज़ है। लोन्स दूसरा कुछ होता है, लेटर कुछ और होता है। लेटर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, लोन्स हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो चलो इतना छोटा छोटा कन्फ्यूज़न मत रखो, ये तो बहुत तुच्छ सा कन्फ्यूज़न है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मल लोन्स एंड इनफॉर्मल लोन्स। और मैं बता दूं, मैं जो इससे पहले बात कर रहा था वो थोड़ा मजाक कर रहा था ताकि तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अब तुम्हें छोटे मोटे डाउट्स तो होते नहीं होंगे, बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो देखो, जो फॉर्मल लोन्स है इसको सुपरवाइज करती है हमारी आरबीआई, और इनफॉर्मल लोन्स का कोई भी सुपरवाइज़र नहीं होता। जो आरबीआई वाली बात है, ये वाली बात हमने पिछले स्लाइड में देखी। और जो इनफॉर्मल लोन्स है इसको कभी कभी तुम्हारा मनी लेंडर वो सुपरवाइज करता है, कभी कभी तुम्हारे दोस्त सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो इसलिए इसका कोई मेन सुपरवाइज़र नहीं होता। लेकिन जो फॉर्मल लोन्स है इसका सुपरवाइज़र होता है, इसका सुपरवाइज़र आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फॉर्मल लोन्स में जो फिक्स रेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जितने भी बोरोवर्स है सबको एक फिक्स इंटरेस्ट ही देना पड़ता है। मतलब सपोज करो अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है किसी चीज़ पे, तो वो 10% इंटरेस्ट सबके लिए ही रहेगा। बट अगर वहीं इनफॉर्मल लोन्स की बात करें तो इसमें मनी लेंडर पे डिपेंड करता है। कभी कभी ज़्यादा गुस्से में है तो ज़्यादा रेट लेगा इंटरेस्ट का, और कभी कभी दया की भावना जाग गई उसके अंदर तो फ्री में दे देगा, भाई इंटरेस्ट मत देना, बस तुम पैसा लौटा देना, ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर जो इनफॉर्मल लोन्स है वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। और जो फॉर्मल लोन्स है उसका एग्जांपल जो फॉर्मल लोन्स है उसका एग्जांपल हमारा बैंक है, और इनफॉर्मल लोन्स का एग्जांपल मनी लेंडर्स। तो चलो अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो डेब्ट मतलब होता है कर्जा, और ट्रैप मतलब होता है जाल, ये तुम लोग जानते हो। तो कर्जे में अगर फंस जाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में जो कर्जा तुमने लिया है, या कह सकते हो जो लोन तुमने लिया है, जो क्रेडिट तुमने लिया है, वो रिपे करना इम्पॉसिबल हो जाए या फिर डिफ़िकल्ट हो, तो वो जो केस होता है उसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा ये चीज़ देखने वाले ग्राफ टाइप की चीज़ है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उससे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बता दूँ, ये जो ब्लू वाला है, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफॉर्मल लोन्स को, और ये जो पिंक वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मल लोन्स को। तो देखो, जो पुअर हाउस होल्ड है उसमें से 85% लोग इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं, जो कि मनी लेंडर से लेते हैं, और 15% लोग पुअर हाउस होल्ड से ऐसे बिलोंग करते हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं। और अगर ऐसे हाउस होल्ड की बात करें जो मीडियम में आता है, तो उधर का केस लगभग 50-50 है। मतलब 47% लोग बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं, और 53% लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जाते हैं मनी लेंडर के पास और उनसे लोन ले लेते हैं। अब अगर तीसरा वाला केस देखें, जिनकी स्थिति काफ़ी अच्छी खासी है, उधर 72% लोग ऐसे हैं जो कि बैंक से लोन लेना पसंद करते हैं, और 28% लोग तब भी ऐसे होते हैं जो कि फिर भी मनी लेंडर के पास भागे भागे जाते हैं, भैया लोन दे दो। और अगर हम लोग बात करें रिच हाउस होल्ड की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, इस वजह से 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं, और बचे 10% लोग, पता नहीं उन लोगों को क्या दिक्कत है कि वो जाके मनी लेंडर के पास ही लोन लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठेगा, जो पुअर पीपल है ये ज़्यादातर इनफॉर्मल लोन ही क्यों चूज़ करें, जबकि फॉर्मल लोन्स की सुविधा काफ़ी अच्छी खासी है। तो इसका बेसिकली आंसर तुम लोग 3 पॉइंट में लिख सकते हो, क्योंकि ये 3 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहली बात, जो पुअर पीपल होती है वो ज़्यादातर लेस एजुकेटेड होती है, उन लोग के पास उतने पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए उनको पता नहीं होता कि बैंक जैसी कोई चीज़ होती भी है। और अगर मान लो उन्हें पता है, कहीं से चलो पता चल गया कि हाँ बैंक जैसी कोई चीज़ होती है, वहाँ पे अच्छा खासा लोन मिल जाता है। लेकिन पुअर पीपल ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, तो इसलिए उनके आसपास कोई भी बैंक नहीं होता। और तीसरी चीज़, उन लोग के पास कोलेटरल ही नहीं होता, मतलब क्या गिरवी रखेंगे वो लोग, क्योंकि है तो पुअर, इसलिए वो लोग मनी लेंडर से ही लोन ले लेते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसमें कुछ ग्रुप मेंबर्स होते हैं, अराउंड 15 to 20 ग्रुप मेंबर्स होते हैं,
वो एक दूसरे की सेविंग पूल बनाते हैं, मतलब महीने में 100 से 200 रुपये जमा करना है, ऐसा कुछ सेट कर देते हैं। सभी 15 से 20 मेंबर वो उस ग्रुप में इतना पैसा सबमिट करते हैं। बेसिकली ये जो मेंबर हैं ये बेसिकली वुमेन्स होती हैं ज़्यादातर। और ये जो ग्रुप सेविंग होती है, जब कभी भी किसी ग्रुप मेंबर को दिक्कत हो गई और उसे चाहिए वो पैसा, तो ये जो ग्रुप सेविंग है वो उन लोग को मिल जाता है। और इसका रेट इंटरेस्ट जो है, सबसे खास बात ये है कि इनका रेट होता है जो इंटरेस्ट का, वो ये खुद डिसाइड करते हैं कि भाई साहब कितना दोगे, तुम्हारी इच्छा कितनी है उतना रेट दे दो इंटरेस्ट का, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। जब कभी भी कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब मान लो कि उसको किसी मेंबर है उसको थोड़ा ज़्यादा लोन चाहिए, तो वो कोलेटरल दिखा देता है। ये जो सेविंग है इसको अपना कोलेटरल दिखा के वो मेंबर अपना लोन ले लेता है। आई होप कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। फ़िलहाल ये थोड़ा पॉइंट है ऐसा कि मैं तुम्हें थोड़ा और समझा दे रहा हूँ। जो देखो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया। जो 15 से 20 मेंबर होते हैं वो कुछ ना कुछ पैसा उस ग्रुप में दे रहे होते हैं, या कह सकते हो डोनेट कर रहे होते हैं। 100 से 200 रुपये, 50 से 200 रुपये, इतना कुछ भी, जितना जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी श्रद्धा, उतना वो लोग दे रहे होते हैं। तो जब कभी भी कोई ऐसा मेंबर होता है उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि नहीं, हाँ मुझे अब थोड़ी ज़रूरत है, अब मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो ये जो ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये दे देता है अपना पैसा कि लो भाई जी लो अपनी ज़िंदगी। या तो अगर मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा चाहिए, वो कह रहा है कि नहीं मैं बैंक से ले लूँगा पैसा, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला पैसा है ये इसको एज अ कोलेटरल शो कर देता है और बैंक से पैसा ले लेता है, जैसी जिसकी इच्छा। आई होप कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय करो, सेफ रहो, बाय।